उत्तराखंड की राजनीति में गैरसैंण हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। हाल के दिनों में हरीश रावत जी ने भी एक बड़ी बात कही कि 2027 में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। उस पर एक जज साहब का जो है वीडियो भी वायरल हो रहा है सर, और लाइव स्ट्रीमिंग में उन्होंने कहा कि जो तमाम लोग हैं वो जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो कुछ कहा और माननीय न्यायमूर्ति ने जो कुछ कहा, मैं उस पर टिप्पणी करने के लायक नहीं। और न्यायालय का जो भी आदेश कभी होता है, चाहे वो रिमार्क्स के रूप में हो, प्रोनाउंसमेंट के रूप में हो या ऑब्जर्वेशन के रूप में हो, हमने हमेशा उसको आदरणीय माना है, आगे भी मानते रहेंगे। इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ, उन्होंने जो कहा उसका जो सेकंड पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भी है, वो भी महत्वपूर्ण है। उससे आगे जो उन्होंने एक बात कही, जो दर्द है सारे उत्तराखंड का, कि यदि कहीं पहाड़ों में राजधानी होती, गैरसैंण राजधानी होती, तो आज जो स्थिति दिखाई दे रही है, शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य चौपट है, कहीं पानी नहीं है तो कहीं बिजली नहीं है, कहीं टीचर नहीं है तो कहीं स्कूल नहीं है, कहीं अस्पतालों में अस्पताल नहीं है, सब जो स्थितियां हैं वो स्थिति नहीं होती। ये सारे उत्तराखंड का दर्द है इस समय, और ये मेरा भी दर्द है जी, ये मेरा भी दर्द है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने कही, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सब ऑलमोस्ट करीब हम ही ने खड़ा किया। मेरे जाने के बाद तो वहाँ एक ईंट भी नहीं लगी, बल्कि 57 करोड़ रुपया जो हमने वेबकोस को काम सौंपा था सचिवालय बनाने का, और 500 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाने का, रेजिडेंशियल भवन बनाने का, वो पैसा कहाँ चला गया भगवान जाने। सब मामला रुक गया। बल्कि भराड़ी सैंड को टाउनशिप में बदलने के लिए हमने यू हुड्डा को बनाया था, यू हुड्डा नाम की संस्था खड़ी की, और भराड़ी सैंड की ज़मीन, आप स्वास्थ्य की ज़मीन को नोटिफाइड कर दिया था, जिनको बाद में त्रिवेंद्र सिंह जी ने डीनोटिफाइड किया, प्रतिबंध हटा दिया। मतलब हमने उसके खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि जब वहाँ राजधानी बननी है तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए भूमि चाहिए। हमने उस पर, और हमने एक बड़ा फैसला लिया था उस समय, हमने लिया था गैरसैंण विकास निर्माण और स्थापना निर्माण और टनल आदि सब बनाने के लिए एक कॉरपोरेशन का गठन किया था। वो कॉरपोरेशन कहाँ चला गया उसकी कोई अब चर्चा नहीं है। जो विकास परिषद हमने बनाई थी गैरसैंण की, उसमें बैठक ही नहीं होती अब उसकी बैठक नहीं होती, उसमें कोई पैसा नहीं दिया जाता। हमने हमारे समय में लगातार उसमें पैसा मिलता था, ताकि छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि राजधानी का स्वरूप राजधानी के लायक तो बने। हमने सारे डिवीज़न खड़े किए वहाँ, जितने डिवीज़न निर्माण संबंधी थे, जल निगम हो, विद्युत हो, और PWD हो, इन सब के हमने डिवीज़न खड़े किए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए हाथ हमारे पास तत्काल उपलब्ध रहें। हमने जहाँ तक संभव हो सका, चाहे डांग बंगलों में एक्सटेंशन किया, चाहे गढ़वाल मंडल विकास निगम में एक्सटेंशन किया, चाहे हमने गेस्ट हाउसेस में एक्सटेंशन किया, हमने एकोमोडेशन पर बड़ा जोर दिया प्राइमरी तौर पर। इसीलिए वहाँ हज़ारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। और ये काम हमने सब उस समय किया, विधानसभा भवन निर्माण के साथ, जो है जब हमारी सरकार को अस्थिर कर दिया गया था। कभी राष्ट्रपति शासन, कभी कुछ। उसके बाद 4 महीने तो हम अपना बजट ही खोजते रह गए, कहाँ गया बजट जो है। तो आप लगा लीजिए, जिस मुख्यमंत्री का बजट जो है 4 महीने गायब कर दिया गया हो पास होने के बाद, और वो तड़पता रह जाए, तो कितनी मुसीबत होती है किसी भी सरकार के लिए, जो है। तो हमने उन सब मुसीबतों के बीच में भी ये सब कामों को
आगे के लिए तैयार करने का काम किया। और इसीलिए मैंने एक कॉन्फिडेंट चीफ मिनिस्टर ने उस समय लोगों से कहा कि मुझको एक टर्म और दीजिए 2017 के बाद मुझको, मैं 2020 तक पूरा ढांचागत विकास राजधानी का यहाँ तैयार कर दूंगा और 2022 में इसको पूर्णतः शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन वो तो मिला नहीं। लेकिन वो मिला नहीं। तो किसी ने जब मुझसे ये सवाल किया कि आपको समय मिला था, आपने क्यों नहीं बना दिया राजधानी, भाई मैं मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ी कहलाता अपने को। पहले घोषणा कर दी और घोषणा कर दी, पता चला जो है कुछ बन ही नहीं पाया। फिर वापस चले गए। त्रिवेंद्र सिंह जी ने तो घोषणा की ना, भाजपा भी घोषणा को मान रही है, लेकिन है ग्रीष्मकालीन राजधानी का कोई कहीं आता पता चपरासी, जो भी ग्रीष्मकालीन राजधानी का चपरासी तक नहीं मिल रहा है। लोग उधर कहते फिर रहे हैं कि धामी भाई जी कक्ष हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है। मतलब अब तो वहाँ जो एसडीएम पहले बैठता था, राज्य बनने से भी पहले से जो एसडीएम बैठता था, अब तो उसने भी बैठना बंद कर दिया है। तो ये स्थिति वस्तुतः जो है वहाँ आज बनी हुई है। उसी के आलोक में जब लोगों ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उनसे एक सवाल कहा कि भाई आपने मुझको राजधानी बनाने के, तुम आपने मुझे मुख्यमंत्री चुना ही कब, बनाया कब मुझको वोट दिया? 2014 में तो मैं एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर था। यदि ये इतना बड़ा प्राकृतिक उत्पाद नहीं हो गया होता, इतना बड़ा बवंडर नहीं आ गया होता, सब चीज़ चौपट नहीं हो गई होती, सारी अर्थव्यवस्था स्मैश नहीं हो गई होती, बड़ा भारी काम रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन का नहीं होता, तो मुझको कौन यहाँ आने दे रहा था, कौन ला रहा था? 2002 में लोगों ने नहीं बनने दिया, वो मुझे 2014 में थोड़ी आने देते। वो ताकतें सब तब भी सन्नत थी, बाद में भी वो सन्नत थी, क्योंकि उन ताकतों वो है निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट देते थे। वो सब मेरे प्रति पहले से भी मेरे खिलाफ रहे और बाद में भी मेरे खिलाफ रहे, तो मुझे नहीं आने देना था। तो मैं तो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर था जिसके एक मैंडेट के साथ आया था कि रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन, और वो काम करीब मैंने 1.25-2 वर्ष के अंदर पूरा कर दिया। उसके बाद में भी जो कुछ गैरसैंण में किया या जो उत्तराखंडियत की दिशा में और चीज़ों की दिशा में मैंने काम किया, वो तो सब बोनस है। लेकिन तो जो लोगों का मेरे ऊपर कर्ज था इस धरती का, मैंने उस धरती के कर्ज को कुछ उतारने का प्रयास किया। तो इसीलिए मैंने साफ तौर पर कहा, मैंने कहा भाई चलो जब तुम ऐसा ही कहते हो, गैरसैंण आपके लिए इतना महत्वपूर्ण मान्य है, तो आइए मेरे साथ खड़े होइए। 2027 में कांग्रेस को बहुमत दीजिए और कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, मेरी गारंटी है कि मैं उससे राजधानी यहाँ बनवाऊँगा। लेकिन ये जैसा जस्टिस का भी एक बयान आया, उसमें एक दर्द तो झलकता ही है। 25 साल हो गए हम आज तक राजधानी। मैंने जो सेकंड पार्ट सुना उसने मुझको अंदर तक हिला दिया। वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी होता तब तो कहते भाई तुमको सज़ा देनी है, तुम लोगों ने ऐसी स्थिति खड़ी की, तो मैं सज़ा लेने के लिए मैं उन्मुख हो जाता, मैं चला जाता हाथ जोड़ करके जो है। क्योंकि देखिए ये स्थिति आज हम एक गहरी निराशा लोगों में, जो ये पलायन हो रहा है यूं ही नहीं हो रहा है। अब कल एक बच्ची अंकिता का आया है ना, यदि वो अपने बस्ते का अपना साहस नहीं दिखाती, छाता से नहीं लड़ पड़ती, गुलदार से भिड़ती नहीं, तो गुलदार खा जाता उसको। तो ये आज नियति हो गई है हमारी। गुलदार, भालू, बंदर, सूअर, कहाँ क्या गांव खाली हो रहे हैं, एक के बाद एक गांव खाली हो रहे हैं। बेरोजगारी अलग है, नशे की लत इतनी भयंकर हो गई है, अब कहाँ तक सुनाऊँ मैं। परसों मैं अपने गांव की तरफ था तो 2 महिलाएं मेरे पास आई, कहने लगी चल के मेरे लड़के को कहीं ले जा दो। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा वो तो बिल्कुल हर समय वो करता है, उसको किसी अस्पताल में भर्ती करवा दो। मैंने कहा दीदी वो तो मुझे लग रहा है अस्पताल से परे हो गया, फिर भी मैं जो है फलां जगह आ जाना, तो मैं ऐसा उसके लिए बंदोबस्त कर दूंगा, मैं देखता हूँ कि कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आज नशे की स्थिति हो गई है जो गाँव तक में पसर गया है, जो है महिला अत्याचार आदि ये तो सब चीज़ें हो ही रही हैं। तो हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, एक फेल्ड स्टेट की दस्तक कहीं दूर सुनाई दे रही है। और
धीरे धीरे हमारे नज़दीक ना आए उसको रोकना है। हमको सफल होना है तो यहाँ से उत्तराखंड को बड़ा फैसला करना पड़ेगा, लोगों को बड़ा फैसला करना पड़ेगा। और ये तो लोग ही लोकतंत्र में तो जनता ही मालिक है, उनको बड़ा फैसला करना पड़ेगा। आज गहरी निराशा है, एक असंतुलित विकास ने, असंतुलित सब चीज़ों में आप कहीं किसी एरिया में चली जाइए, आप गाँव में निराशा है। यहीं हरिद्वार के गाँव में भगाभग ऐसे पानी भर जा रहा है कि खेती चौपट हो जा रही है लोगों की। सब चीज़ें जो है सब जगह बुरी हालत है। ये पंचायतों के चुनाव में कुछ आशा थी कि नई तरीके के नेतृत्व उभर करके आएगा। जब विमला गुंजाल जी और हमारे कर्नल साहब जीते बने तो मुझे उम्मीद थी, लेकिन पंचायतों में जो दिखाई दे रहा है स्वरूप, सरकार जो है पंचायती राज का कचूमर निकालने में तुल गई। सर, गैरसैंण की अगर हम बात करें, राजधानी की बात करें, तो आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्योंकि सबसे पहली सरकार भाजपा ने अपनी वो बनाई, लेकिन उसके बाद 5 साल की आपकी भी सरकार आई, तो दोनों ही मुझे लगता है उसमें देखिए ये उलझा दिया लोगों ने, भाजपा ने उलझा दिया। यदि उस समय भाजपा कुछ भी निर्णय कर लेती तो चीजें स्ट्रेट हो जाती। 2002 में अपॉर्चुनिटी थी, मैंने कहा ना, सब निहित स्वार्थों ने मुझको दूर रखा। हमारा तो मैनिफेस्टो भी था और मैंने ईमानदारी के साथ वो मैनिफेस्टो जिस समय नारायण जी ने ओथ ली, ओथ लेने से पहले उनके हाथ में रख दिया था। मैंने कहा ये मैनिफेस्टो, इसके अनुसार आपको चलना है। और जब सरकार बनी उसके बाद भी मैं 2 बार नारायण जी से मिला। मैंने 2 आइडियाज़ उनके सामने रखे। मैंने कहा एक तो है नरेंद्र नगर को केंद्र बिंदु मान करके ऊपर कुंजापुरी तक और नीचे IDPL, इसमें सारा जितना स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है हम यहाँ शिफ्ट करें, यहाँ बिल्ड करें। और मैंने कहा दूसरा जो है रामनगर से मोहान तक, ये 2 विकल्प है। मैंने कहा उस विकल्प को मैं सेकेंडरी विकल्प मानता हूँ, क्योंकि वो केवल कुमाऊं अंचल में हो जाएगा और शायद गढ़वाल अंचल में नाराज़गी पैदा हो जाए। तो मैंने कहा आप जो है इसको यहाँ करिए, और यदि उधर की तरफ करना है तो भी इसमें जो है सल्ट महादेव धूमाकोट, इसको राजधानी एरिया नाम दीजिए। राजधानी नहीं, फिर राजधानी एरिया नाम दीजिए। कुछ चीज़ें कहाँ, कुछ चीज़ें कहीं डेवलप करके एक सीमित एक 30-40 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें। लेकिन हिम्मत नहीं दिखा सके फैसला लेने। नारायण दत्त जी देखिए, वो आप जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर चुनाव का नेतृत्व करने से इनकार कर दे तो किस मानसिकता में रहे होंगे उसका आप अंदाज लगा सकते। मेरा ये कहना कि वो चैलेंजेस नहीं लेना चाहते थे वो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो मेरे लिए शोभा नहीं देता। लेकिन जो बातें हैं सत्यता कि वो इस पचड़े में, एक झगड़े के पचड़े में नए तरीके से नए सवालों को मैं उलझाव नहीं पैदा करना चाहते थे। 2-1 साल मुझसे हाँ हाँ कहते रहे, बहुत अच्छा सुझाव है, बड़ा प्यारा सुझाव है, ज़रा इसका डिटेल बना के लाइए, ज़रा इस पर नोट बना करके लाइए। ये सब होता रहा हमारे बीच में प्रेमालाप। लेकिन 2 साल बाद मैं समझ गया कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ आवर ओल्ड मैन। और फिर उसके बाद मैंने उस मामले को जस्ट आई ड्रॉप्ड इट। तो ये जो बात आपने कही, मैंने तो वो 2002 में जब मैं चुनाव प्रचार में गया था तो नरेंद्र नगर में मैंने घोषणा की थी। मैंने कहा आप हमारे कैंडिडेट को जिताइए। उस समय तो हमको एक कैंडिडेट था। मैंने कहा मैं आपको यकीन नहीं आएगा, हमने कहा राजधानी यदि मेरे उसमें रहा तो आप उसके हैं, क्योंकि गंगा का पानी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, सब चीज़ें आइडियल आइडिया था जी। मैदान भी, पहाड़ भी, सब आइडियल आइडिया था। लेकिन देहरादून में दिक्कत यह है, देहरादून पहले से हम सबको बहुत प्यारा रहा है, लेकिन देहरादून एक डिफरेंट लाइफस्टाइल का शहर रहा है, एक अलग अनुभूति देता हुआ शहर है। उसमें हमारी गरीबी, हमारी व्यथा, हमारा संघर्ष, हमारी दिक्कतें, हमारे दिन प्रतिदिन के चैलेंजेस, वो सब रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ यदि उसका कुछ अंश आता भी है तो जैसे ही मसूरी दिखाई देती है तो आधा
उसमें खो जाता है। काफूर हो जाता है। दून स्कूल तक आते आते जो है सब काफूर हो जाता है। सब काफूर हो जाता है। हाँ। तो इसलिए ये एक डिफरेंट माइंडसेट बन जाता है। और आज जितने हमारे जो शासन है उसके बहुत सारे विंग होते हैं, ये सब अब इतने कंफर्ट जोन में आ गए हैं और यहाँ आने के बाद विधायक भी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो उस कंफर्ट जोन को कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है, इसीलिए पहाड़ आज हताश हो रहे हैं। उनको लगता है जो हमारे हैं वो भी हमारे नहीं रह पा रहे हैं करके, वो उनको दिक्कत है। और जो पहाड़ों को छोड़ करके यहाँ आ गए हैं उनसे भी उनकी शिकायत है कि वो भी हमको यहीं छोड़ गए, बाग बगीरों के हवाले करके जो है, ये सब चीज़ें हैं, दिक्कतें। तो ये थे हरीश रावत जी। गैरसैंण को लेकर दर्द सबके मन में है, पहाड़ को लेकर सबके मन में दर्द है। उसमें चाहे जज हों या फिर आम जनता, सब चाहते हैं कि राजधानी को लेकर एक मजबूत फैसला होना चाहिए था। 25 साल बीत गए, अब देखते हैं आगे जाके क्या कुछ होता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।